जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, मॉस्को में एक ऐसी मीटिंग हुई जिससे सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट समझना बहुत बड़ी गलती होगी। जब दुनिया यूक्रेन वॉर, इंडो पैसिफिक टेंशन, चाइना के अग्रेसिव पोस्चर और वेस्ट एशिया क्राइसिस शिफ्टिंग जो ग्लोबल अलायंसेज है उस सब के बीच में उलझी हुई है, तब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने मॉस्को सिक्योरिटी फोरम में रशिया और म्यांमार के टॉप लीडर्स के साथ हाई लेवल स्ट्रेटेजिक मीटिंग की है। ये वही फोरम था जहां ग्लोबल सिक्योरिटी, मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है और एक इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल थ्रेट पर चर्चा हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मीटिंग सिर्फ रूटीन डिप्लोमेसी थी या फिर भारत चुपचाप एक नई स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो शेप अप कर रहा है। एक तरफ रशिया के साथ डिफेंस, एनर्जी, मैरिटाइम कनेक्टिविटी और स्पेस कॉर्पोरेशन पर रिव्यू हुआ, और दूसरी तरफ म्यांमार की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके साथ जो सिक्योरिटी है, डिफेंस और कनेक्टिविटी इश्यूज पर भी डिटेल में डिस्कशन हुआ। तो काफी इंटरेस्टिंग ये सारे डेवलपमेंट्स हैं। और इसी दौरान अजीत डोभाल जी ने मॉस्को से जो दुनिया को एक मैसेज दिया हुआ है कि टेररिज्म के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का डुअल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या भारत अब ग्लोबल सिक्योरिटी डिबेट्स में सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं, एक एजेंडा सेटर बनने की कोशिश कर रहा है? क्या रशिया के साथ बढ़ता स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन एक लार्जर जियोपॉलिटिकल सिग्नल है? और क्या म्यांमार के साथ इंगेजमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अमेरिका, चाइना, यूरोप जो है अपने अपने जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो तब भारत किस डायरेक्शन में अपना सिक्योरिटी नेटवर्क बिल्ड कर रहा है? तो इसी पर आज की चर्चा। और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है लेविना फ्रॉम रेजोनेंट न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है लेविना आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you so much, Amber. Yes, that was an important meeting that happened yesterday. And ये जो meeting थी ये पहली दफे हुई है, ये जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम हुई है। इट वाज हेल्ड बाय रशिया सिक्योरिटी काउंसिल। तो इससे पहले ये नहीं हुआ। एंड कैन यू बिलीव इट, अबाउट more than 100 countries attended it, even those countries which Russia called unfriendly. तो मुझे ऐसी मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो मीटिंग और डिस्कशन हो रही है उसके पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है। जैसे चाइना में ट्रम्प गए थे तो उनके वेट्रेसेस को दिखाया था कैसे स्पाइंग कर रहे हैं एंड ऑल दैट, एंड दे वर ट्रेन्ड इंटेल एजेंट्स। तो वैसा बहुत होता है। जो एनएसए अजित डोभाल की जो मीटिंग हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इमीडिएटली आया है रिलॉज के बाद, जो हमने भी एक लॉजिस्टिक इसका ये किया था कि रेसिप्रोकल या दैट एग्रीमेंट के बाद अभी ये हुआ है। और उस एग्रीमेंट के हिसाब से इट इज अ कंडीशनल एग्रीमेंट कि रशिया और क्या कहते हैं इंडिया दूसरे के सॉइल पे 3000 सोल्जर्स को स्टेशन कर सकते। दैट इज सर्टेन कंडीशन। वो थोड़ा रूमर फैल गया था। 5 वॉरशिप तक आ सकती है एक दूसरे के लैंड पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब लैंड पे नहीं, सी पे डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद ये तो मुझे हमेशा लगता है जहाँ जहाँ हमारी इंटेल या रिसोर्सेज स्ट्रेच होने लगते हैं वहाँ पे हमें ऐसे पार्टनर्स की जरूरत होती है जिनके थ्रू हम इंटेल गैदर कर सके। तो अमेरिका के साथ भी वी हैव अ सिमिलर एग्रीमेंट जहाँ पे वो हमारे साथ इंटेल शेयर करते हैं। रियल टाइम शेयर किया था गलवान के टाइम पे चाइना का, और उसके बाद वहाँ उसके लिए लद्दाख एरिया का तो करते रहते हैं। बट सिमिलरली वी हैव विद रशिया, which is interesting. And what I really found interesting about this meeting was the Myanmar meeting, कि म्यांमार के जो एनएसए हैं उनके साथ अजित डोभाल की मीटिंग। अब ये मीटिंग उन्होंने रशिया में की। अब जुलाई में म्यांमार के एनएसए इंडिया में आएंगे। एंड दिस मैन इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन। इनके जो एनएसए हैं ये पहले वहाँ के नेवल चीफ रह चुके हैं। जब मिलिट्री हुआ था ना, मिलिट्री कू 2021 में, उस टाइम पे ही वाज द नेवल चीफ। इनफैक्ट दैट पॉइंट ही वाज द नेवल चीफ फॉर ऑलमोस्ट 6 years। उसके बाद मिलिट्री कू हुआ। एंड दिस मैन इज वेरी प्रो चाइना। तो
दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। और इनकी जितनी भी रिसेंट इनकी एग्जिट हुई है फ्रॉम म्यांमार, इट हैज बीन टुवर्ड्स चाइना, एंड देन नाउ इन जुलाई ही इज कमिंग टू इंडिया ऑल्सो। तो म्यांमार में डेवलपमेंट तो जरूर हो रही हैं। अभी पिछले कुछ हफ्तों पहले ही हमको पता है उक्रेनियंस को अरेस्ट किया था, अमेरिकन CIA रिलेटेड एंटिटी को, वैन डाइक नाम था उनका, अरेस्ट किया था। उस टाइम पे भी जब अरेस्ट हुआ था तो न्यूज आई थी कि रशियन इंटेल की वजह से वो अरेस्ट हुए हैं। इट्स नॉट दैट एज आवर एजेंसी डोंट नो, इट्स जस्ट दैट दे आल्सो इन्फॉर्म्ड अस अबाउट इट। कैसे यूक्रेनियंस आए हैं, वो क्रॉस करने वाले हैं, दे क्रॉसिंग इनटू म्यांमार, एंड म्यांमार इज बिकमिंग द नेक्स्ट सीरिया। सारी प्लेयर्स आ गए हैं, यूरोप के, फ्रांस की, फ्रेंच, क्या कहते हैं, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, अमेरिका के, रशिया के, चाइना के तो ऑलरेडी थी, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। चाइना के प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स म्यांमार में काफी टाइम से, एंड दिस इज हैपनिंग राइट नेक्स्ट टू आवर बॉर्डर। और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग were really looking forward to developing our northeast जब ये सब होने। Obviously म्यांमार इसलिए गिरा था क्योंकि it was a Chinese ally and America was getting rid of each of China's ally. With that, what had happened was कि इंडिया और रशिया की कोलैबोरेशन वहाँ पे दिखती है। अब रशिया और इंडिया जो है, they are probably collaborating on something in Myanmar also, maybe possible. बट जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, when it comes to म्यांमार में एक ड्रग्स का, म्यांमार इज अ ड्रग सेंटर, गोल्डन ट्रायंगल, और बिल्कुल हमारे उस साइड जो है पाकिस्तान साइड में, उसे क्या कहते हैं, गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। आपने अगर रिसेंटली अमित शाह सर का अगर स्पीच सुना हो, he mentioned narco states. Yes. Why he mentioned narco states was कि ड्रग्स को यूज करके सिर्फ एक स्टेट या एक सिटी को नहीं, एक एंटायर रीजन को ड्रग माफिया जो है बिल्कुल ड्रग एडिक्शन में ला रही है वहाँ की यूथ को, और उनको फिर वंस दे टेकन टू ड्रग्स, they can be deviated to, they can be like taken to different branches, which can be terrorism, which can be weapon smuggling. तो narcos, that I found it very important, and ये सब कनेक्टेड है क्योंकि म्यांमार से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, वहां से सारा ड्रग्स पुश होता है मणिपुर में, मणिपुर से वो स्प्रेड होता है पंजाब तक, क्योंकि हमारा जो उस साइड का बॉर्डर है अफगानिस्तान पाकिस्तान, वो तो कम्प्लीटली सील हो गया, तो वहां से बंद भी हो गया, तो यहाँ से आ रहा है। एंड इसके साथ साथ इंडिया का जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर, वो स्लो हो गया, उसकी जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो गई है। तो वी हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद म्यांमार टू अचीव दैट। और ये कॉरिडोर ना बहुत इम्पोर्टेंट है। I so remember this being announced few years ago. तब ये भी अनाउंस हुआ था कि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स जो साउथ ईस्ट एशिया में इतने पहुंचते हैं, सो दिस म्यांमार, थाईलैंड एंड दिस कॉरिडोर, वी हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद म्यांमार टू अचीव इट। एंड जो चाइना का वो जो सर्वे हुआ था कुछ साल पहले, उसमें ये था कि चाइना का जितना भी माल, अभी जितना भी ट्रेड हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया का, उसको इंडिया रिप्लेस करने लगेगी। तो इट मेक कंप्लीट सेंस कि चाइना ये कॉरिडोर कंप्लीट होने ही नहीं देगी, कि अगर इंडिया का कंप्लीट हो गया तो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट्स को कैप्चर करने लगेगी, जहां पे अभी चाइनीज मोनोपोली है। दिस इज एक्चुअली व्हाट राजा चोलास अचीव ड्यूरिंग चोला एम्पायर। वो ऐसे गए थे पूरा नॉर्थ ईस्ट, फिर नीचे इंडोनेशिया, मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली तक, and this is why we have the biggest Hindu temple in Bali today in the world. It's the same strategy कि हम लोग इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड से जाके पूरा वो कॉरिडोर ही ले लेंगे। तो इट वर्क्स अगेंस्ट चाइना कि इंडिया का वो कॉरिडोर बनेगा, और इसी के साथ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ वो क्लैश करता है, विच इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि चाइना का जो है
वी ऑल नो स्ट्रेट ऑफ मलक्का उसका एक चोक पॉइंट है जहाँ पे अब इंडिया, जापान, अमेरिका सबकी नजर रहती है। तो अब जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करने की बजाय चाइना वाज लुकिंग टू एंटर इनटू द सी थ्रू बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान। सीपेक भी अभी वहां पे बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है। यहाँ पे जो चाइना, जो सीमेक है बेसिकली चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज एक्चुअली चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अब बांग्लादेश में आ गई अमेरिका, प्रो अमेरिका गवर्नमेंट, तो अगेन बांग्लादेश में उनको प्रॉब्लम होगी। तो दे वर लुकिंग कि म्यांमार उनका एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काफी सालों से इनका दबदबा रहा है चाइना का। और इसीलिए जब मिलिट्री कू हुआ था, देयर वर लिटरली पिक्चर्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स फाइटिंग फॉर म्यांमार आर्मी। इनकी टैंक्स आई, इनकी एसेट्स आई, इनके सोल्जर्स आई, और म्यांमार के हाथ से जाए मतलब ये ईरान वाली सिचुएशन है, इट इज देयर लास्ट। तो इंडिया रशिया कोलैबोरेटिंग ऑन म्यांमार, इट इज अच्छा, आल्सो। यहाँ पे लवीना मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूंगी कि जो ये हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉपरेशन विद म्यांमार, तो इसका जो है वो भारत की अगर हम उससे बात करते हैं तो जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे चल रहा है कहीं ना कहीं, वो नॉर्थ ईस्ट और बे ऑफ बंगाल जो पूरा ये रीजन है इसको कैसे ये इम्पैक्ट करेगा? ये थोड़ा एरिया डिस्टेबलाइज रहेगा थोड़ी देर, दैट इज व्हाट इट मींस। बट ये दिस इज अ टिपिकल अजित डोवल स्ट्रैटेजी, दिस इज टिपिकल अजित डोवल स्ट्रैटेजी। आपने, मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप देखो फार्मर्स प्रोटेस्ट, लेट्स टेक एंटी सीए प्रोटेस्ट से, he sits and he waits for it to escalate, क्योंकि जब escalate होगा ना तभी इसके सारे एलिमेंट्स बाहर आने लगेंगे, जो भी हिडन एलिमेंट्स होते हैं, इनकी फाइनेंशियल जो नेटवर्क्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, इनके धरनों में और ये सब करने में एक एक करके एंटिटीज बाहर आने लगती हैं, एंड देन एनआईए, ईडी, एनसीबी सब जाके अपना अपना काम करते हैं, रेड्स होती हैं एंड दे आर ऑल टेकन डाउन। ये एंटी सीए में हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी हुआ। फार्मर्स प्रोटेस्ट में दे सैट, दे वर्क, फिर एनआईए ने पता लगाया कि कैसे इसका फाइनेंशियल नेटवर्क मलेशिया, इंडोनेशिया सबसे कनेक्टेड था, ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट एंड इन सबसे तो आ ही रहा था, बट दिस टाइम मोर फंड्स वर कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, विच, तो ये एक्सपोज हो गए। तो इट्स अ टिपिकल अजीत डोवल स्ट्रैटेजी कि वो थोड़ा एस्केलेट होने देते हैं, थोड़ा ज्यादा एस्केलेट होने देते हैं, यू नो, इट इज ऑल्सो वेरी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट काइंड ऑफ थ्योरी, यू लेट इट यू फेस्टर फॉर सम टाइम एंड देन यू अप्लाई द मेडिसिन इन सच अ वे कि वो आपकी लाइफस्टाइल में भी आ जाता है एंड देन इट नेवर रिटर्न्स, यू आर कंप्लीटली क्योर्ड। वही वाली स्ट्रैटेजी है कि ये एरिया थोड़े टाइम के लिए डिस्टेबलाइज रहेगा, क्योंकि इतने सालों से नॉर्थ ईस्ट में आप देखना बहुत ग्रे है टेररिज्म। आपके पंजाब में या हमारे जम्मू कश्मीर में कभी भी टेररिस्ट है तो इट्स ब्लैक एंड वाइट, टेररिस्ट है मार डालो, देयर इज नो नेगोशिएशन। नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट ही टेररिस्ट के लीडर्स भी हों, they come and they will talk to IB, they will talk to our officers, they will have peace talks. अभी नागा accord and all that, NSC and IAM देख लो आप, या different organization, even Manipuris, they will have talks, उसके बाद पीछे जाके अटैक भी कर सकते हैं या फिर पीछे जाके they can form peace agreements also. तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में है ये बहुत ग्रे हो जाता है कि गवर्नमेंट यूज्ड टू ट्रीट देम विद किड ग्लव्स, एंड आल्सो द फैक्ट दैट गवर्नमेंट ऑलवेज बिलीव्ड कि इनको पीसफुली वापस लाया जा सकता है, हो भी रहा है, लॉट ऑफ देम सरेंडर एंड यू नो दे वांट टू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो वो भी हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ी टाइम के लिए नॉर्थ ईस्ट का एरिया डिस्टेबलाइज रहेगा। अब यहाँ पे सबकी एंट्री हो गई है, एवरीवन इज इंश्योरिंग इज कि म्यांमार का जो एक्सेस है या म्यांमार का जो वो एरिया है वो डोमिनेट करे, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री इनटू द सी। म्यांमार में पहले से ही रशिया, चाइना की बहुत ज्यादा प्रेजेंस थी। आप देखो म्यांमारी यूज टू बाय लॉट ऑफ वेपन्स एंड डिफेंस सिस्टम्स, ईदर फ्रॉम, मोस्टली इट इज फ्रॉम चाइना और फ्रॉम रशिया। तो इनकी रशिया के साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती बहुत पहले से थी, हमारे साथ भी थी, बट वी वर ऑलवेज
कॉशियस हाउ यू आर डीलिंग विद देम, क्योंकि ये लोग चाइना के ज़्यादा प्रो थे। तो अब जो ये आपका बांग्लादेश है, आपका म्यांमार है, अब वहाँ पे चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर विच आई वाज सेइंग क्लैशेस विद आवर कॉरिडोर। ये जो रिबेल ग्रुप्स हैं, आप देखो जो भी रिबेल ग्रुप पहले चाइना यहाँ पे फंड करती थी, स्लोली ऑल ऑफ देम आर टर्निंग अगेंस्ट चाइना। दिस वर्क्स इन इंडियाज फेवर, लेकिन even for everything to fall in place and come back to peace, it will take time. अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, ये सब डिस्टर्ब हो रखे हैं अभी। इनफैक्ट जस्ट कल ही जो हमारे पद्मश्री अवॉर्डी हैं, गुबिन नाम के, टेकी गुबिन नाम के, हु इज फ्रॉम इंडिजिनस फेथ, ही सेड अरुणाचल में चाइना से बड़ा थ्रेट रिलीजियस कन्वर्जन है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की इंटरनली उनको डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। Not just China and them trying to attack, internally destabilize किया। तो हमारी एजेंसीज को पे वर्कलोड यहाँ पे बढ़ने ही वाला है। आई विल टेल यू, जब मणिपुर का इश्यू स्टार्ट हुआ था और सीबीआई आई थी, सीबीआई को जाने नहीं दिया था। मणिपुरी जो मेरा बेबीज जो कहते हैं, जो लेडीज का ग्रुप्स होता है, दे डिड नॉट लेट द सीबीआई ऑफिसर्स मूव। जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे थे कि कैसे इलेक्शन के ऑफिसर्स को उनको घेर लिया था, यही मणिपुर में हुआ, और ये बड़ी न्यूज़ कभी बनी नहीं। तो ये सब स्लोली क्लियर करना है। एंड द आंसरिंग योर क्वेश्चन इन वन लाइन, द एरिया विल रिमेन डिस्टेबलाइज्ड। यहाँ पे सारे मेजर प्लेयर आ गए। ओनली इट्स नॉट जस्ट यूएस, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज विच इंक्लूड्स फ्रांस, विच इंक्लूड्स आपके जो दूसरी कंट्रीज हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, इन सब का इंटरेस्ट। इनफैक्ट ये कंट्रीज कुछ टाइम से म्यांमारी पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस के जो ग्रुप्स हैं विच आर रेडी टू फाइट द म्यांमारी आर्मी, उनको फंड कर रहे थे। तो उसके लिए इनकी ट्रिप्स हो रही थी, विच अगेन इज नॉट समथिंग विच इज टॉक्ड अबाउट मच। तो yeah, this area will remain destabilized for some more time. I'm expecting another 5 years. उसके बाद वहां पे जरूर बॉर्डर चेंज होगा। अच्छा लेविना, अजीत डोवाल साहब ने बोला नो डुअल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म, तो वो मैसेज किसके लिए? सबके लिए रशिया के लिए, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए। एक तो चाइना का तो हम सबको पता है, एससीओ में जाके हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि आप लोग पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हो, दे आर टेररिस्ट एंड यू आर सपोर्टिंग देम। रशिया भी यही करती है, राइट? रशिया भी when it comes to Pakistani groups and all, they are silent on it. When it comes to America, they are also silent on it. आए दिन हम लोग सारे, आप लोग, हम लोग सारे इंडिया में जर्नलिस्ट बैठ के यही निकालते हैं, लश्कर तैयबा ने आज वो किया, जैश ए मोहम्मद ने आज वो किया। तो ये लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अगर चाइना तो वीटो ही कर देती है, चाइना तो मतलब सामने से हमको वीटो कर देती है, बाकी सब हमको पीछे से सपोर्ट करते हैं एंड बैन करने के लिए, इनफैक्ट बैन किए भी हैं। लेकिन फाइनली यही ऑर्गेनाइजेशंस, दे ऑल हैव, जैसे जैश ए मोहम्मद हैज अ ट्रस्ट रनिंग इन अमेरिका, अमेरिका बैन कर सकती है उसको, क्या है? नहीं किया है। लश्कर तैयबा को कर सकती ट्रस्ट है, जो पाकिस्तान के अंदर फंक्शन कर रही हैं उनको इन्होंने बैन किया है। लेकिन यही इनकी एंटिटीज जो अमेरिका में बैठी हैं, इनको पता है उनका नाम क्या है, उनकी एंटिटीज कौन है, कौन रन करता है, फिर भी नहीं बैन किया है। रशिया में अमेरिका को तो ये पता होता है कि पाकिस्तान, उनके पास तो पूरा सैटेलाइट इमेजरी, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू देम। तो उनको तो ये पता है कि दुनिया में कौन किस कोने में बैठा, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किससे बात कर रहा है। दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। तो वैसे भी सबको पता है कि किसको किसने क्रिएट किया, तो व्हाई विल दे, ऑफ कोर्स दे विल कीप देम इन रन। उसके बाद ही तो उनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा ना। राइट, ट्रू। 9/11 से पहले भी इंडिया इनको चिल्ला चिल्ला के पूरे वर्ल्ड को, इट्स इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू रशिया, अमेरिका एंड चाइना, वी वर शाउटिंग फ्रॉम रूफ टॉप कि टेररिज्म बढ़ रहा है। ये आपके व्हेन इट विल स्टार्ट नॉकिंग ऑन योर डोर, यू विल रियलाइज इट। टुडे सबसे ज्यादा ब्लास्ट कहाँ होते हैं? स्वीडन में, यूरोप में स्वीडन में होते हैं। अमेरिका में क्या हाल है? इलीगल इमिग्रेंट, इट्स बिकम टेररिज्म, इलीगल इमिग्रेंट टेररिज्म। Russia is also facing terrorism from ISIS,
राइट। ISKP के बंदे जाके जो पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं वो उज़्बेक्स और ताजिक्स वो रशिया में जाके अटैक करते हैं। टुडे एवरी कंट्री इज फेसिंग टेररिज्म। तो आज इनका वॉर ऑन टेररिज्म चालू है। इंडिया तब से बोल रही थी, इनको सबको बोल रही थी, किसी ने एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट आज भी ये लोग ढंग से एक्शन नहीं लेते हैं। दिस इज व्हाई इट मेक्स कंप्लीट सेंस व्हेन अजीत दोवल सेज दैट ही स्टैंडिंग इन रशिया एंड ही सेइंग नो डबल स्टैंडर्ड्स। नो डबल स्टैंडर्ड्स, I mean, it is applicable to every country. Every country. अच्छा, there is something here, a catch. ऐसा नहीं है कि इंडिया अपना गेम नहीं खेलती है। हमने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया है। देर आर, हमने जैसे इजराइल कहती है IRGC को डिक्लेयर, IRGC तो फिर भी नहीं बनता है, हमास को कर सकते हैं। क्योंकि हमास का रिमेंबर हमास के एक्स चीफ ने केरला में एक वो किया था, क्या कहते हैं, मीटिंग की थी, ऑनलाइन मीटिंग की थी ऑनलाइन। And our agency is freaked out because we know their terror links with Pakistani groups, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba. So, but we did not declare Hamas a terror group as of yet. But जब ईरान के प्रेसिडेंट मरे तो we also did not speak anything in favor of Iran. India also plays its game very well. बिल्कुल, ऑफ कोर्स अगर हमारे लिए लोग डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं तो हमको भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली प्ले करना पड़ेगा। और भारत को ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर पाकिस्तान अटैक करता है और इतने सालों से टेररिज्म कर रहा है। I forgot to add, रशिया तालिबान के बारे में बोलती रहती है कि तालिबान को बोलो, इंडिया हैज एक्सीलेंट रिलेशंस विद तालिबान, तालिबान को बोलो कि जो उनके वहां पे जितने भी ग्रुप्स हैं उनको दबा के रखे, क्योंकि यही लोग जाके फिर रशिया में अटैक करते हैं, राइट। पाकिस्तान या अफगान दोनों तरफ से ही जाते हैं। एंड रशिया ऑलवेज नोज कि जो अफगान हैं दे आर ऑल प्रो अमेरिका। तो रशिया कीप्स रिक्वेस्टिंग इंडिया, बट देन इंडिया हैज इट्स वे ऑफ ट्विस्टिंग रशिया's arms also. अच्छा, एक बात ये भी है लेविना कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये चाइना का जो ग्रोइंग रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए भी जो भारत है वो अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच है वो एक्सपेंड कर रहा है। हमारी स्ट्रेटेजिक आउटरीच बहुत साइलेंट है। इट इज वेरी अंडर द, इट्स लाइक एन अंडर करंट। जैसे सुनामी आता है उससे पहले सी के नीचे से सब कुछ होता है, वैसे ही है। वी डू नॉट कीप इट लो की, वेरी लो की। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम कि 2021 में निकोबार में, अंडमान निकोबार में सबमरीन सेंसर्स लगाने स्टार्ट हो गए थे एंड इट वाज पार्ट ऑफ क्वाड। लेकिन आज इतने सालों बाद, 5 साल बाद वो डिक्लेयर होता है एज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। मतलब उसमें और भी प्रोजेक्ट में बहुत सारे हिस्से, लेकिन उसका एक पार्ट तो 2021 में ही स्टार्ट हो गया था। ऐसे ही इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्टेड इन 2016। We all came to know about उसके बारे में पहली दफे जब कुछ आया होगा वो भी इरानियंस की तरफ से था, क्योंकि इरानियंस फ्रीक्ड आउट, they released on it first. तब जाके हम लोगों को 2021 में पता चला, इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड और इंडियन मीडिया स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट इन 2020। मुझे याद है मैंने पहली दफे बोला का इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम नहीं था, हमने दिया था इंडिया अरब ग्रीक कॉरिडोर, क्योंकि यही कंट्रीज उसमें आनी थी। तो हमने जब इसके बारे में लिखा था, मैंने लिखा था इंडिया सोने की चिड़िया बनेगा, एंड आई वाज ट्रोल्ड मैसिवली फॉर इट। पॉइंट बीइंग कि हर चीज पहले ही होने लगती है एंड इंडिया इज वेरी फार साइटेड। आज भी हम अमेरिका के साथ क्वाड कर रहे हैं, तो रशिया के साथ we are doing relos, we are still buying IL-76, we are still buying some of BrahMos is a very good example. yes. बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि भारत एज वी सेड इंडिया इज प्लेइंग इट्स कार्ड वेरी वेल, और ऑफ कोर्स बनता भी है। और भारत की हमने देखा है डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ डिकेड काफी कुछ हमने इसमें बता देखे हैं। लेकिन हम अगर लेविना बात करें, जो मॉस्को में मीटिंग हुई, क्या जो फ्यूचर रीजन अलाइनमेंट है उसका भी सिग्नल इससे मिलता है? मेरे को लगता है इंडिया रशिया से काफी दूर हो गई एक्चुअली, पॉपुलर टू व्हाट इज बीइंग क्लेम्ड। आई बिलीव हम लोग स्लोली रशिया से थोड़ा दूर हुए हैं, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि रशिया ने हमारे एनिमीज के साथ दूरी बढ़ाई है. They have only got closer to Pakistan and China with everything, their defense pacts. In fact, जस्ट 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई थी कि चाइना के अंदर रशियंस को ट्रेन किया गया था, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम. एक जमाना था कि केजीबी सोवियत चाइनीज स्पाइस को ट्रेन करते थे 70s में. अब जो है रशियन सोल्जर्स को ड्रोन्स एंड इन सब में चाइना में ट्रेन किया गया है, एंड दे आर गोइंग बैक एंड फाइटिंग इन यूक्रेन. उनका डिफेंस उस लेवल का कोऑपरेशन हो गया है. सो इंडिया इज ऑलवेज अलर्ट, बट इंडिया नोज कि एक जमाना था कि हम लोग हेविली रिलायंट थे रशियन इस पे, वो हम लोग एकदम से निकाल नहीं सकते. तो आज तो पहले जो ब्रह्मोस था, आज जो ब्रह्मोस एनजी हो गया है, नेक्स्ट जनरेशन. तो जो 2.5 टन का ओरिजिनल ब्रह्मोस हुआ करता था वो सिर्फ सुखोई उड़ा सकती थी, क्योंकि इट वॉज वेरी हेवी. रफाल नहीं उड़ा सकती है 2.5 टन का वो ब्रह्मोस. लेकिन जो ब्रह्मोस एनजी है जो 1.3 टन का है, दैट कैन बी टेकन बाय एलसीए तेजस, दैट कैन बी टेकन बाय रफाल, एंड वो 85% इंडिजिनस है. I remember interviewing the BrahMos chief, ex-BrahMos chief सुधीर मिश्रा in 2021. तो सर ने उस टाइम पे अंदाजा ये दे दिया था कि इंडिया जो है ब्रह्मोस जो टेस्ट कर रही है, these are going to be slowly completely indigenous. तो 2021 की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे 85% इंडिजिनस कंपोनेंट्स यूज हो रहे थे. अब तो 5 साल बीत गए यार, काफी डेवलपमेंट हो गई होगी. एंड जो ये रशिया में ये हुआ है, रशिया हमको एज अ काउंटर यूज करती है चाइना के अगेंस्ट. डिस्पाइट इट्स कोऑपरेशन, रशिया हेल्प्ड अस गेट इनटू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस जरूरी थी. इंडिया को लगता था हम अगर वहाँ गए नहीं तो चाइना और पाकिस्तान के प्लान्स हमें पता नहीं चलेंगे. सेम वे रशिया ब्रॉट इंडिया टू ब्रिक्स, क्योंकि वहां पे वरना चाइना तो रशिया के साथ ना भिड़ जाएगी वहां पे, अगर इंडिया जैसे कोई काउंटर नहीं रहा तो वहां पे भी लेके. तो रशिया कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर इंडिया और कैन गो अगेंस्ट इंडिया. एट द सेम टाइम इट माइट रिमेन न्यूट्रल ऑन सर्टन थिंग्स विद इंडिया. इस इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में हमने भी वही किया है. वी हैव बीन न्यूट्रल, वी हैव बीन फ्रेंड्स विद देम. अभी भी हमारे IL-76 का भी बहुत रिसेंटली ये हुआ है, रिलॉस एग्रीमेंट अभी रिसेंटली हुआ है. हमने थोड़े और नेवल मिसाइल्स की बात की थी, डील हुई है पिछले साल. सो स्मॉल थिंग्स वी आर बाइंग फ्रॉम देम, बट वी हैव स्टिल नॉट बॉट द न्यू सुखोइज फ्रॉम देम, राइट? द लेटेस्ट वर्जन्स वी आर नॉट बाइंग द फाइटर जेट. वो तो ना अमेरिका से लिया ना ही रशिया, दोनों को ही लटकाया हुआ है भारत ने. And now we are not only dependent on the Russian Kalashnikov. हम सिर्फ AK-47 से AK-103 में चले तो गए, लेकिन हमने साथ साथ अमेरिका की 6 और 716 भी ली, इन्फेंट्री में वो इंट्रोड्यूस कर दी. तो वी आर प्लेइंग एक्सीलेंट बैलेंसिंग गेम, जहाँ पे आपको अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी दिखेंगे, अमेरिका की अपाचे और रशिया की Mi-17. इनफैक्ट जनरल रावत डाइड इन Mi-17, राइट? अनफॉर्चुनेट बट ट्रू. तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज की दुनिया जो है कोल्ड वॉर वाली दुनिया नहीं है. पावर इक्वेशन जो है वो बदल रहे हैं, अलायंसेस रीशेप हो रहे हैं, और सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं बॉर्डर के बाहर से लेकर जो साइबर स्पेस तक है वहां तक फैल चुके हैं. तो ऐसे वक्त में जो रशिया में अजीत डोभाल जी ने मैसेज दिया, साफ वहां से मैसेज है, वो सिर्फ प्रोटोकॉल फोटोग्राफ नहीं है, बल्कि उसे हम ये कह सकते हैं कि उन साइलेंट स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है जो आने वाले सालों की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको डिफाइन कर सकते हैं. रशिया के साथ डिफेंस और एनर्जी टाइज, म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, और साथ ही टेररिज्म पर भारत का जो इंक्रीजिंग असर्टिव स्टैंड है, ये सब एक लार्जर पिक्चर का हिस्सा दिखाई देता है. सवाल अभी वही है कि क्या भारत जो है वो सिर्फ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को अडॉप्ट कर रहा है, या फिर हम ये कहें कि नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप करने में एक बड़ी भागीदारी और एक तैयारी कर रहा है. क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कई बार सबसे बड़ी खबर जो है वही नहीं होती है जो हमें माइक्रोफोन्स के सामने बोली जाती है या हम फोन चला चला कर बोलते हैं. लेकिन सबसे बड़ी खबर वो होती है जो क्लोज डोर मीटिंग्स के बाद दुनिया को सिग्नल्स के रूप में समझ आती है, या जो कहते हैं ना कि हमारे जर्नलिज्म में रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. बहुत बहुत धन्यवाद नवीना इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए.
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much. Okay.